सर, आईएमएफ ने हमको ग्रेड सी में डाला है, तो ये कितना कंसर्निंग पॉइंट है? ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग नहीं है। इसका मैं रीजन आपको बताता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया के मुकाबले ज्यादा अच्छा कर रहा है। आईएमएफ जहां कह रहा है कि दुनिया में जीडीपी ग्रोथ रेट्स कम हो रही हैं, वहां हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट्स बढ़ रही हैं। और दूसरा, हमारी जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट्स है वो बहुत बढ़ रही है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि महंगाई कम होने से नॉमिनल और इसका जीडीपी का अंतर कम हो गया है। और इस वजह से हमारा, इसको डिफ्लेटर बोलते हैं, डिफ्लेट। जैसे कि मैंने मैंने जो आपसे कहा था कि आपको डिफ्लेट करना, जैसे कि वो एग्जाम्पल का मैं वापस लेता हूं। एक किसान 100 आम पैदा करता है, 100 रुपए में बेचता है। अगले साल भी 100 ही आम पैदा करता है, लेकिन 120 रुपए में बेचता है। तो वो कहेगा मेरी कमाई 10,000 से बढ़ के 12,000 हो गई है। इकोनॉमिक्स कहती है नहीं, वो इस महंगाई को जो 20 रुपए बढ़ा है उसको कम कर देगी, डिफ्लेट कर देगी। और डिफ्लेट करते ही रियल जीडीपी कहेगी अरे तुम्हारी कमाई तो बिल्कुल नहीं बढ़ी है, तुमने 100 आम पैदा किए थे, इस साल भी 100 आम पैदा किए हैं, पिछले साल 100 रुपए का था, तो हम उसी 100 रुपए को बेस मानेंगे, और आपकी कमाई नहीं बढ़ी है। इसको डिफ्लेटर कहते हैं। तो हिंदुस्तान में जो डिफ्लेटर है वो 0.5% का, 8.7% नॉमिनल जीडीपी, 8.2% रियल जीडीपी, अंतर कितना हो गया? 0.5%। पर हमारे जीवन में तो इतनी कम महंगाई नहीं है। हमारे जीवन में तो महंगाई कहीं ज्यादा है। इसलिए लोग ये मानते हैं कि आने वाले समय में हिंदुस्तान 8.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट को मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि महंगाई और कम होने वाली नहीं है, यहां से महंगाई बढ़ने ही वाली है। और अगर आपने नॉमिनल जीडीपी को नहीं बढ़ाया, ये इंटरेस्टिंग है मुक्ता जी, समझिएगा। और अगर हिंदुस्तान ने नॉमिनल जीडीपी को नहीं बढ़ाया, सरकार यही कोशिश कर रही है नॉमिनल जीडीपी बढ़े, तभी टैक्स कम किए हैं। अगर मान लीजिए हम नॉमिनल जीडीपी को नहीं बढ़ा पाते हैं, नॉमिनल जीडीपी 8.7% पर ही रहती है, और महंगाई डिफ्लेटर 0.5 से बढ़ के 1% हो जाता है, तो अगली तिमाही में आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% से गिर के 7.7% हो जाएगी। ठीक है। तो बहुत से लोगों का मानना है कि ये जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने की संभावना है। अगर आपको यहां मेंटेन करना है तो आपको नॉमिनल जीडीपी को बढ़ाना होगा। ये एक बात हमें समझनी है। तो लौट के आता हूं वापिस आईएमएफ की बात जो हमने कही थी। आईएमएफ ऐसा क्यों कह रहा है? उसके दो या तीन कारण हैं। आईएमएफ ये नहीं कह रहा है कि आपके आंकड़े सही नहीं हैं। आईएमएफ ये नहीं कह रहा है कि जीडीपी ग्रोथ जो आपकी हो रही है उस पर हमें यकीन नहीं है। आईएमएफ ये नहीं कह रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार ने जो भी आईएमएफ के बारे में, हिंदुस्तान की सरकार ने जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो डाउट करने वाले हैं, या उनमें कुछ एम्बिग्विटीज हैं, या उन पे हम शक की नजर से देख रहे हैं। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो एक गणित के टीचर की जैसे बात कर रहे हैं। गणित का टीचर ये कहता है कि आपने सवाल का सही जवाब दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका सवाल का जवाब गलत है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इस जवाब तक पहुंचने का आपका तरीका क्या, आपका रफ वर्क क्या है। आईएमएफ हमारा रफ वर्क जानना चाहता है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, क्यों जानना चाहता है? वो इसलिए जानना चाहता है कि हिंदुस्तान अब दुनिया में सबसे अच्छा कर रहा है। अगर कोई देश सबसे अच्छा करेगा तो उसकी तरफ नजरें उठेंगी, वो उसकी तरफ लोगों का ध्यान जाएगा, लोग वहां पर ज्यादा पैसा आके जमा करने की कोशिश करेंगे। और जब भी कोई बेहतर करेगा तो उसकी स्क्रूटनी भी होगी, उतनी ज्यादा उसकी स्क्रूटनी भी होगी। तो जब आईएमएफ ने हमारे आंकड़ों को, हमारे नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के जो आंकड़े जो इकट्ठे करते हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनके जो सोर्सेज हैं, उनको देखा, तो आईएमएफ को ऐसा लगा कुछ चीजें हैं जिसपे हिंदुस्तान को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आरबीआई ये नहीं कह रहा है कि आपके नंबर्स में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आरबीआई सॉरी आईएमएफ आईएमएफ ये कह रहा है कि वो नंबर्स तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसमें आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो आईएमएफ ने तीन या चार चीजें बोली हैं। पहली चीज आईएमएफ ने बोली है कि आप अपना बेस ईयर बदलिए। आपका जो बेस ईयर है वो 2011 और 12 है, 15 साल पुराना है, 14 साल पुराना है। 14 साल पहले हिंदुस्तान बिल्कुल अलग देश था। 14 साल पहले हिंदुस्तान में आरबी आधार का इस्तेमाल नहीं होता था। 14 साल पहले हिंदुस्तान डिजिटल नहीं हुआ था। 14 साल पहले हिंदुस्तान में यूपीआई का इस्तेमाल नहीं होता था। 14 साल पहले हिंदुस्तान के लोग इतना उधार नहीं लिया करते थे। 14 साल पहले हिंदुस्तान के लोग इतना खर्चा नहीं किया करते थे। 14 साल पहले लोग जो आम जीवन में जरूरतें जिन चीजों का इस्तेमाल करते थे वो चीजें आप आज उनका खर्चा कम हो रहा है, और जिन चीजों पे खर्चा ज्यादा हो रहा है वो चीजें अलग तरह की हैं। 14 साल पहले हिंदुस्तानी स्मार्टफोन नहीं खरीदता था, अब हिंदुस्तानी स्मार्टफोन खरीदता है। 14 साल पहले हिंदुस्तानी इतना डेटा का इस्तेमाल नहीं करता था, आज हिंदुस्तान इतना डेटा का इस्तेमाल करता है। तो हिंदुस्तान आमूल चूल परिवर्तन से बदल गया है।
कोविड के बाद का हिंदुस्तान डिजिटल हिंदुस्तान है, तो आपको 14 साल पहले के बेस ईयर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको पास के बेस ईयर को इस्तेमाल करना चाहिए। तो सरकार ने उनकी इस बात को माना है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले एक आध साल के अंदर 2026-27 में शायद आते आते हमारा जो बेस ईयर है वो 2011-12 से बदल के 2022-23 कर दिया जाएगा। तो पहली ऐतराज तो आईएमएफ ने ये किया है। दूसरा ऐतराज आईएमएफ ने ये किया है कि भाई आपका जो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को देखने का तरीका है, उस तरीके के अंदर आप जिस जो डिफ्लेटर को इस्तेमाल करते हैं, डिफ्लेटर मतलब जिस महंगाई को आप कम करते हैं, महंगाई को डिफ्लेट करने की जो आप कोशिश करते हैं, उसमें आप होलसेल प्राइस इंडेक्स को इस्तेमाल करते हैं, डब्ल्यूपीआई को इस्तेमाल करते हैं। अभी जो डब्ल्यूपीआई है ना मुक्ता जी, ये दुनिया में कोई देश इस्तेमाल नहीं करता है। किसी देश में डब्ल्यूपीआई का इस्तेमाल नहीं होता, यहां तक कि चाइना भी नहीं करता है। ज्यादातर कंट्री, ज्यादातर मेजर कंट्री, ज्यादातर बड़ी कंट्रीज के अंदर इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, पीपीआई बोलते हैं। तो आईएमएफ ये चाहता है कि हम डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीएफ का इस्तेमाल करें, उससे हमारा सही डिफलेटर निकल के आएगा। और जब सब सही डिफलेटर निकल के आएगा तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर उनको लगता है कि नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच का जो बहस है उसको विराम मिलेगा। तीसरी चीज जो आईएमएफ कह रहा है वो जबरदस्त बात कह रहा है, और मैं भी इस पे यकीन करता हूं और बिल्कुल ठीक बात है। 2011-12 में हिंदुस्तान की इकोनॉमी में इनफॉर्मल इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा था और फॉर्मल इकोनॉमी का एक छोटा हिस्सा था। इनफॉर्मल इकोनॉमी वो होती है जो नकद में काम करती है। इनफॉर्मल इकोनॉमी वो होती है जो अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करती है। इनफॉर्मल इकोनॉमी वो होती है जिसके बारे में आंकड़े इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है सरकार को आसानी से मालूम नहीं चलता है कि दुकानदार ने, ग्राहक ने कितना खरीदा, कितना बेचा और उसमें ग्रोथ क्या है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस तरह की इकोनॉमी हिंदुस्तान में है। अब हिंदुस्तान में जब भी जीडीपी ग्रोथ रेट कैलकुलेट होती है मुक्ता जी, तो वो फॉर्मल इकोनॉमी के हिसाब से होती है, जिसको सरकार देख सकती है, जिसको सरकार तय कर सकती है, जिसको सरकार मेजर कर सकती है, जिसके सरकार के पास मानक है और पैमाने हैं, और सरकार आसानी से कैलकुलेट कर सकती है। तो सरकार क्या करती है, फॉर्मल इकोनॉमी की कैलकुलेशन करती है और उसको एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल करती है इनफॉर्मल इकोनॉमी में। तो हम प्रॉक्सी, तो हम ये मानते हैं कि अगर 5% से फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ी है, तो हम ये मान लेते हैं कि 5% से इनफॉर्मल इकोनॉमी बढ़ी है, और फिर दोनों को जोड़ के पूरी हिंदुस्तान की इकोनॉमी का हम एक खाका खींचते हैं और बताते हैं कि इतना जीडीपी ग्रो हुआ है। आईएमएफ ये कह रहा है कि ये थोड़ा सा हमें ठीक करना होगा। हम मानते हैं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी की गणना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब हिंदुस्तान बदल गया है। 15 साल पहले की इनफॉर्मल इकोनॉमी और आज की इनफॉर्मल इकोनॉमी में बहुत फर्क है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं भी इस बात को मानता हूं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, फॉर्मल इकोनॉमी ग्रो हो रही है, और फॉर्मल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी की नहीं है। तो एज ए प्रॉक्सी हमें उसी हू बहू तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें सर्वे करके एक नया तरीका ढूंढना होगा कि हिंदुस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तीसरी चीज, अब एक तीसरी चीज है जिस पे आईएमएफ ने हमें ध्यान दिलाया है। ये तीसरी चीज क्या है? ये तीसरी चीज आईएमएफ कह रही है कि पिछले कुछ समय से, और ये इसी वजह से हो रहा है जो मैं आपसे अब कहने जा रहा हूं, हिंदुस्तान की फॉर्मल इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी की वजह से ही ये हो रहा है। अब जो तीसरी बात कहने जा रहा हूं